एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपको रीट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको 2 यूनिट आपकी सीडीपी की कंप्लीट करवा दी है। आपको स्क्रीन पर शो भी हो रही होगी। अगर अभी तक आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ आपके 5th यूनिट को, जो है आपके शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या यानी कि एनसीएफ 2005, शिक्षण अधिगम की व्यू रचना एवं विधियां, आकलन मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन यानी कि सीसी, उपलब्धि परीक्षण के बारे में बात करेंगे, सीखने के प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो इस यूनिट को मैं आज की वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। सबसे पहला मैंने इसमें टॉपिक उठाया है क्रियात्मक अनुसंधान। तो चलिए देखते हैं इसको। तो पहला टॉपिक है हमारा क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान का जो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कैसे आया, कब आया, तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ, इसका जो शेरी है यानी सूत्रपात है इसका, वो अमेरिका को है। सबसे पहले जो क्रियात्मक अनुसंधान का जो शेरी जाता है वो जाता है अमेरिका को। इसका प्रतिपादन कब हुआ है? 1953 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे ने इसका जो प्रतिपादन है वो किया है। अगर पूछा जाए क्रियात्मक अनुसंधान जो है शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया है, तो वो किया है लेबिन एवं कोलियल ने 1926 में। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, तो इसको आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अब आगे देखिए। अब देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। विद्यालय में संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपनी और विद्यालय की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी क्रिया और विद्यालय की गतिविधियों में सुधार करना, दैट इज कॉल्ड क्रियात्मक अनुसंधान। अब देख लेते हैं कुछ डेफिनेशन जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन जो आपकी दी है वो दी है आपके गुड ने। गुड ने क्या कहा है? क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों, प्रशासकों के द्वारा अपने निर्णय तथा कार्यों की गुणात्मक उन्नति, यानी उनके जो अपने कार्य होंगे वो और जो विद्यालय के होंगे वो, उनकी गुणात्मक उन्नति के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला चीज होती है उसे हम बोलते हैं अनुसंधान। क्लियर हो गया। अब दिया स्टीफन एम कोरे ने। स्टीफन एम कोरे की जो डेफिनेशन है, इन्होंने कहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता, अनुसंधानकर्ता अपने निर्णयों एवं क्रियाओं का मार्गदर्शन, संशोधन तथा मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का प्रयास करता है। क्या होता है वो? क्रियात्मक अनुसंधान। थर्ड डेफिनेशन देखिए, एंडरसन के शब्दों में इन्होंने कहा है क्रियात्मक की प्रमुख बात यह है कि शिक्षकों, निरीक्षकों, प्रशासकों को प्रेरित करता है कि उनके परिणामों को वस्तुनिष्ठता प्रदान करता है। कौन? अनुसंधान। आगे देखिए, आगे डेफिनेशन दी है आपके मैकग्रेथटे ने। इनके अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह में क्रियात्मक क्रियाओं में रचनात्मक सुधार तथा विकास करना होता है। क्लियर हो गया। देखिए, डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसकी आप कुछ भी अपनी तरफ से ट्रिक बना सकते हैं ताकि आपको इजी पड़े डेफिनेशन याद करने में, क्योंकि हर एक चैप्टर में 2 से 4 डेफिनेशंस देखने को आपको मिल जाती हैं। क्लियर हो गया। क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत विद्यालय की अनेक सामायिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। विद्यालय की कह लो या विद्यालय में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं उनका जो सुधार है वैज्ञानिक ढंग से जब किया जाता है उसे हम बोलते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। क्लियर हो गया। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। उदाहरण के तौर पर देखिए, मैंने एक उदाहरण लिया है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षण पद्धति की समस्या, विद्यालय में देर से आने की समस्या, किसी अमूक विषय में अच्छे परिणाम न होने की समस्या, अनुशासनहीनता की समस्या, विषय को पढ़ाने में अपेक्षित रुचि न होने की समस्या, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को लाभदायक बनाने की समस्या, विद्यालय के पुस्तकालय का सदुपयोग न कर पाने की समस्या, छात्रों को कक्षा
कक्षा कार्य में पिछड़ापन होने की समस्या। पिछड़ापन क्या होता है? पिछड़ापन वो होता है कि अगर मान लीजिए बच्चा जो है वो 6 क्लास में है और वो बच्चा अपनी पिछली कक्षा यानी कि वो 5th क्लास का कार्य भी नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं पिछड़ापन। तो ये सारी जो समस्याएं होती हैं ये हम किसके द्वारा सॉर्ट आउट करते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा, वो भी वैज्ञानिक ढंग से। तो आपको उदाहरण से सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया है। अब आगे देखते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट नोट लिखिएगा कि क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा के क्षेत्र में विशेष महत्व है। इसमें क्या होता है? विद्यालय, शिक्षक तथा बालकों के दैनिक कार्यों से संबंधित समस्याओं के विषय में अनुसंधान किया जाता है। डेली बेसिस पे जितने भी कार्य होते हैं वो चीज हम किससे कर सकते हैं? क्रियात्मक अनुसंधान से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखिएगा। नेक्स्ट है आपका, क्रियात्मक अनुसंधान व्यवहारिक होता है। क्रियात्मक अनुसंधान से शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा शिक्षक बालकों की अनेक समस्याओं के कारणों की जानकारी कर लेता है। क्रियात्मक अनुसंधान वैज्ञानिक विधि द्वारा अपने निर्णयों में सुधार लेने की चेष्टा से संबंधित व्याख्या को कहा गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। पहले लिखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान व्यवहारिक होता है। सेकेंड इज क्रियात्मक अनुसंधान से शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन होता है। थर्ड लिखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा शिक्षक बालकों की अनेक समस्याओं के कारणों की जानकारी कर लेता है। फोर्थ इज वैज्ञानिक विधि द्वारा इसका जो समस्याओं का समाधान है वो किया जाता है। क्लियर हो गए? इस तरीके से आपको पॉइंट वाइज चीजों को लिखना है। अब देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार कौन कौन से होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार, इनको देखते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान अथवा कार्य पूरक अनुसंधान में निम्नलिखित प्रकार के अनुसंधान किए जा सकते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का जो दूसरा नाम है वो है कार्य पूरक अनुसंधान। पहला है आपका प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक से भी स्पष्ट हो रहा होगा, जो आप प्रयोग करके करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रकार के क्रियात्मक अनुसंधानों के अंतर्गत नियंत्रित साधनों अथवा कार्यपरक अनुसंधान किया जाता है, जो हम करके सीखते हैं, करके सीखने पर बल देते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रयोगात्मक प्रकार। आनुभाविक में क्या होता है? इस प्रकार के क्रियात्मक अनुसंधानों के अंतर्गत दैनिक अनुभवों जैसे क्लबों आदि का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि जैसे कि आप विज्ञान की प्रयोगशाला में जा रहे हैं, वहां पर चीजों को करके देख रहे हैं और वहां पर अपने दैनिक अनुभव भी प्रयोग कर रहे हैं, मतलब जो आप डेली बेसिस पे करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अनुभाविक प्रकार। नेक्स्ट है आपका निदानात्मक। निदानात्मक से भी आपको स्पष्ट हो रहा होगा, पहले आप कारण जानेंगे, यानी निदानात्मक से हम कारण का पता लगाते हैं। इस प्रकार के अनुसंधान में तनाव और कारण आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। उनके कारणों को जानने के पश्चात उनका उपाय किया जाता है, जिससे कि उन तनावों को दूर किया जा सके। इस अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? इन सारी चीजों का, समस्याओं का समाधान करना। ये किसका कार्य है? क्रियात्मक अनुसंधान का। तो थर्ड हो गया आपका निदानात्मक। फर्स्ट क्या था? प्रयोगात्मक। सेकंड इज अनुभवात्मक। थर्ड इज निदानात्मक। फोर्थ है आपका सम्मिलनात्मक प्रकार। इस प्रकार के क्रियात्मक अनुसंधानों का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो योजना के प्रारंभ से ही सक्रिय योगदान देना होता है। अर्थात जिन लोगों को कार्य करना होता है उस कार्य शोध में वे पहले से ही सक्रिय होते हैं। किसमें? क्रियात्मक अनुसंधान की प्रणाली में। क्लियर हो गया? तो ये चारों के चारों प्रकार आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब आगे देखिए, अब इसके कुछ सोपान बताए गए हैं, उन्हें देख लेते हैं। अब डायरेक्ट लिखिएगा सोपान। क्रियात्मक अनुसंधान के जो सोपान होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसको सीरियल वाइज पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहला है आपका समस्या का चयन, यानी कि समस्या को पहचाना। कोई भी चीज होगी, सबसे पहले आप समस्या को देखोगे तो तभी तो उसका सॉल्यूशन दोगे। फर्स्ट इज समस्या का चयन। सेकेंड इज समस्या को परिभाषित। जब आप समस्या को देख लेते हो तभी तो आप उसको परिभाषित करोगे, डिफाइन करोगे किसी के सामने। समस्या का सीमांकन, यानी कि डिलिमिटेशन। चीजों को देखोगे, उसके बाद उसकी लिमिट, यानी उसमें देखोगे क्या क्या चीजें प्रोसेस जो है उसका फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट इज समस्या के संभावित कारणों का पता लगाओगे, कारणों का विश्लेषण, यानी उसको एनालिसिस करोगे। विश्लेषण का मतलब वही छोटे छोटे पार्टों में उसको डिवाइड करोगे। समस्या के विशिष्ट आधारों पर क्रियात्मक परिकल्पनाओं, यानी उसकी हाइपोथेसिस को बनाओगे। नेक्स्ट इज क्रियात्मक परिकल्पनाओं की वैधता के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त विकल्प रूपरेखा की योजना प्रस्तुत करोगे। इसके बाद क्या करोगे? प्रदत्तों का संकलन विश्लेषण करोगे, उसका एनालिसिस करोगे चीजों का। नेक्स्ट इज प्रस्तुत किए गए अभिकल्प का परीक्षण करोगे।
परीक्षण करके तो हमें चीजों का पता चलेगा। नेक्स्ट है आपका समस्या का सामान्यकरण, मूल्यांकन, निष्कर्ष निकालोगे। इसके बाद क्या करोगे, अनुसंधानकर्ता को उसकी टिप्पणी दोगे। जो भी चीजें आपकी सॉर्ट आउट होंगी, चीजों का आप सॉल्यूशन दोगे तो उसके बाद उसकी एक छोटी सी टिप्पणी करोगे। वो निष्कर्षों की रचना तथा आगामी अध्ययनों के लिए नवीन क्रियात्मक परिकल्पनाओं की रचना के लिए संकेत प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान की व्यू रचना के अंतर्गत इसके संचालन में यह स्पष्ट करता है कि क्रियात्मक शोधकर्ता की यह जिम्मेदारी होती है कि शोध के प्रत्येक चरण में वैज्ञानिक वस्तुपरकता और परिशुद्धता का यथासंभव अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करें। क्लियर हो गया। जब आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो कर देते हो तो आपको एक छोटी सी टिप्पणी भी करनी होती है इससे रिलेटेड चीजों से, तो वही चीज मैंने आपको क्लियर की है। आई होप आपको यहाँ तक क्रियात्मक अनुसंधान बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। अब आगे देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा हम क्या कर सकते हैं। जो बालकों की शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक स्तर होती है, उनकी रुचि होती है, या विभिन्न प्रकार के जो लोग होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो बालकों में देखने को मिलती है, उनको ध्यान में रखकर उन्हीं के स्तर की आवश्यकता के अनुकूल शिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। किसके अनुसार, मानसिक, बौद्धिक, रुचि, व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो भी उनमें पाई जाती हैं उनके अनुसार। इसके अंतर्गत बालकों की अनेक सामाजिक समस्याएं होती हैं जिसके कारण बालकों में हीन भावनाएं आ जाती हैं। क्रियात्मक अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान में अंतर। अब देखते हैं क्रियात्मक और मौलिक अनुसंधान में अंतर क्या क्या होता है, इन चीजों को समझते हैं, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान में डिफरेंसेस या क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट हो जाते हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब होता है एक्शन रिसर्च, मौलिक अनुसंधान का मतलब होता है बेसिक रिसर्च। एक्शन रिसर्च में क्या होता है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य विद्यालय तथा शिक्षक संबंधी समस्याओं का व्यवहारिक हल खोजना है। पहले ही मैंने इसके अर्थ को आपको क्लियर करा है। अब देखते हैं मौलिक अनुसंधान क्या होता है। मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य सिद्धांतों की खोज करना तथा उनका निरूपण करना होता है। सबसे पहले हम सिद्धांतों की खोज करेंगे, उनका निरूपण करेंगे। तो ये किसमें बताते हैं हम, बेसिक, यानी बेसिक रिसर्च की ये चीज होती है। नेक्स्ट है आपका क्रियात्मक अनुसंधान कहता है कि इसमें अध्यापक, प्रशासन, प्रबंधक आदि अपनी समस्याओं का हल करने के लिए अनुसंधान कार्य करते हैं वैज्ञानिक ढंग से। लेकिन जो आपका मौलिक अनुसंधान है वो क्या कहता है, इसमें अनुसंधान कार्य उन विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है जिनका विद्यालयों तथा उनकी समस्याओं से सीधा संबंध नहीं होता। इसका सीधा संबंध होता है, इसका सीधा संबंध नहीं होता है। थर्ड है आपका क्रियात्मक अनुसंधान का विकास सामाजिक विज्ञानों के साथ हुआ है, जबकि मौलिक अनुसंधान जो होता है वो भौतिक विज्ञानों के साथ हुआ है। लाइन नोट डाउन कीजिएगा, जो क्रियात्मक है वो सामाजिक होता है और जो मौलिक है वो भौतिक होता है। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान में अध्यापक, प्रबंधक तथा कार्यकर्ता बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के अनुसंधान कार्य कर सकते हैं, लेकिन मौलिक अनुसंधान को करने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मतलब ये बिना किसी की हेल्प के किया जा सकता है, लेकिन इसमें किसी ना किसी की हेल्प हमें चाहिए होगी। नेक्स्ट है आपका इसमें समस्या का रूप संकुचित होने के साथ साथ व्यवहारिक भी होता है। यह कक्षा, विषय तथा विद्यालय तक ही सीमित रहता है। लेकिन जो मौलिक होता है इसमें समस्या का क्षेत्र विस्तृत होता है। इसमें क्या था, संकुचित होता है, और इसमें क्या है, विस्तृत एवं व्यापक होता है। और ये कैसा होता है, सैद्धांतिक होता है। ये कैसा था, व्यवहारिक था। क्लियर हो गया। ये छोटी छोटी चीजें आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। इसके अलावा क्या कहता है, क्रियात्मक अनुसंधान में मूल्यांकन का मापदंड कार्य प्रणाली, परिवर्तन, सुधार तथा कार्यकर्ताओं की सफलता है, जबकि मौलिक अनुसंधान कहता है कि इसका जो मापदंड है वो सत्य की खोज, नए सिद्धांतों का प्रतिपादन हो सकता है। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए इसमें क्या कहता है, क्रियात्मक में इसमें समस्या का मूल्यांकन बाहरी नहीं होता, जबकि मौलिक में क्या होता है, जो समस्या का मूल्यांकन होता है वो बाहरी होता है। क्रियात्मक में क्या होता है, क्रियात्मक अनुसंधान की रूपरेखा में आसानी से परिवर्तन लाया जा सकता है, कि जो मौलिक होता है उसमें आसानी से परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। क्रियात्मक अनुसंधान में परिकल्पना का निर्माण समस्या के कारणों के विश्लेषण के आधार पर किया जाता है, जबकि जो मौलिक अनुसंधान होता है उसमें परिकल्पना का आधार पहले से किए गए शोध कार्यों के निष्कर्षों, सिद्धांत तथा अनुभवों के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्रियात्मक अनुसंधान में एक समय में एक ही परिकल्पना की पुष्टि की जाती है, जबकि मौलिक अनुसंधान में क्या होता है, मौलिक अनुसंधान कहता है कि इसमें एक समय पर एक से अधिक परिकल्पनाओं की पुष्टि की जा सकती है, और उसमें क्या था, एक की थी। क्रियात्मक में एक की है और मौलिक में एक से अधिक परिकल्पनाओं की पुष्टि की जा सकती है। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं
क्रियात्मक अनुसंधान में निरीक्षण विधि को अनुसंधान उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि मौलिक में क्या होता है, केवल विश्वसनीय और वैध प्रमाणिक परीक्षण को ही प्रयोग में लाया जाता है। क्रियात्मक में क्या होता है, इन अनुसंधान में सरल या प्राथमिक सांख्यिकी के आधार पर निर्णय ले लिया जाता है, जबकि मौलिक में क्या होता है, इस प्रकार के अनुसंधान में उच्च सांख्यिकी का प्रयोग करके व्याख्या की जाती है। नेक्स्ट है क्रियात्मक में, इसमें शिक्षक स्वयं निर्णय लेता है कि समस्या के समाधान में किस सीमा तक सफलता मिली है, जबकि जो मौलिक होता है इसमें मूल्यांकन बाहरी होता है और इसके लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं, जबकि जो क्रियात्मक होता है उसमें शिक्षक ही निर्णय कर लेते हैं। क्रियात्मक में इसमें शिक्षक स्वयं साधनों को जुटाते हैं, जबकि मौलिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता को एनसीईआरटी और यूजीसी से भी धन मिल जाता है, जिससे वो इनकी हेल्प करते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की, इसमें अनुसंधान कार्य साहित्य के गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इसमें क्या होता है, मौलिक में साहित्य के गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, इस कार्य को करने के लिए केवल सीमित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जबकि मौलिक में क्या होता है, इस कार्य में मापन अनुसंधान विधियों तथा सांख्यिकी में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा स्कूल तथा कक्षा के शिक्षण में सुधार संभव है, कि मौलिक में क्या होता है, अनुसंधान के परिणाम स्वरूप शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 18 पॉइंट है आपका लास्ट पॉइंट, इसमें अनुसंधानकर्ता अपने कौशल को और भी प्रभावशाली बना सकता है, लेकिन मौलिक में क्या होता है, शिक्षा की समस्याओं के प्रति सूझबूझ का विकास होता है। आई होप आपको ये दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है वो विद्यालय और खुद की जो चीजें होती हैं विद्यालय से रिलेटेड, उसके लिए वैज्ञानिक ढंग से जो हम कार्य करते हैं उसके लिए उपयोगी होता है, जबकि मौलिक अनुसंधान जो होता है वो विस्तृत होता है, उसके लिए हमें अलग से प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, दोनों में डिफरेंसेस आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इनसे रिपीट हुआ है, तो ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आई होप मैंने आपको दोनों ही बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो है आपका क्रियात्मक अनुसंधान का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005। ये टॉपिक मैंने आपको बहुत बार करवाया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये वीडियो अगर आपने देख ली तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एनसीएफ 2005, आरटीए 2009, एनईपी 2020 इन तीनों को बहुत अच्छे से इस वीडियो में कवर किया हुआ है। अगर अभी तक आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो टॉपिक बचता है वो है आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ, सीसीई। ये दोनों टॉपिक भी मैंने आपको इस वीडियो में जो आपको ऊपर शो हो रही है बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब दोबारा पढ़ाने से वही चीज का कोई मतलब नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा है मैं वो टॉपिक कंप्लीट करवाऊं जो मैंने अभी तक नहीं करवाए हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको स्क्रीन पर शो भी हो रही है। अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे ना तो आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। देखिए आपको प्लेलिस्ट भी ना साइड में शो हो रही है, आप इनमें से कोई से भी वीडियो देख सकते हैं रीड से रिलेटेड। लेकिन सीडीपी के लिए अगर आपको देखना चाहते हैं यूनिट 5 के लिए, तो देखिए क्रियात्मक अनुसंधान मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, आरटीए 2009 के बारे में मैंने आपको बता दिया, एनसीएफ 2005 के बारे में बता दिया, इवन आपको एनईपी 2020 के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन आपको जो इस यूनिट में कंप्लीट करना है वो है आपका एनसीएफ 2005, आरटीए 2009, उसमें अध्यापकों की भूमिका कैसी होती है, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। आकलन मूल्यांकन करवा दिया है, समग्र एवं सतत मूल्यांकन करा दिया। देखिए ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, ये यूनिट भी आपको लगभग कंप्लीट हो जाएगी। अब आपका एक टॉपिक बचता है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। इस टॉपिक को और देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को। इस टॉपिक के अंदर भी देख लेते हैं क्या क्या चीजें आती है, तो ये सारी मैं आपको कवर करवा देती हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, इसे हम निष्पादन परीक्षण भी कहते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है। उपलब्धि परीक्षण द्वारा किसी व्यक्ति के ज्ञान एवं कौशल की जांच
किसी विशेष क्षेत्र में अर्जित की गई उपलब्धि की माप होती है। ये पॉइंट याद नोट डाउन कीजिएगा। जब हम अर्जित की बात करते हैं, उसका मापन करते हैं, दैट इज कॉल्ड उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? एक मानकीकृत परीक्षण होता है। क्या होता है? एक मानकीकृत परीक्षण होता है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है। इस परीक्षण से छात्रों की कक्षा उन्नति होती है। क्या होती है? कक्षा उन्नति होती है। उपलब्धि परीक्षण के 3 प्रकार हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है आपका नैदानिक उपलब्धि परीक्षण। नैदानिक से भी आपको स्पष्ट हो रहा होगा, बहुत बार पढ़ा है। उपचारात्मक, निदानात्मक। निदानात्मक का मतलब होता है कठिनाइयों का पता लगाना। किसकी सहायता से? नैदानिक उपलब्धि परीक्षण की सहायता से। नेक्स्ट है किसी विषय, यानी किसी विषय वस्तु की जो हम जांच करते हैं, उपलब्धि की जांच करते हैं, उसे हम बोलते हैं उपलब्धि परीक्षण। तीसरा है सामान्य उपलब्धि परीक्षण में क्या होता है? अलग अलग विषयों में छात्रों के प्राप्त ज्ञान की जो हम जांच करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सामान्य उपलब्धि परीक्षण में उसे हम काउंट करते हैं। तो ये जो इस यूनिट का आपका लास्ट टॉपिक था, उपलब्धि परीक्षण, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, ये यूनिट मैंने आपकी कंप्लीट करवा दी है। सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है, बस अब आपका काम है इन चीजों को पढ़ना। आकलन मूल्यांकन आप देख सकते हैं, मैंने बता दिया कहाँ से देखना है, को मिल जाएगा। उपलब्धि मैंने करा दिया, क्रियात्मक मैंने करा दिया। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं और इन सब की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, बल्कि आपको वहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स की पीडीएफ अवेलेबल है। तो आप जाइए, विजिट कीजिए, ताकि आपकी बहुत ज्यादा उससे हेल्प हो सके। तो अगली यूनिट हम करेंगे, तो ये नेक्स्ट यूनिट भी मैं इसी तरीके से आपकी लेकर आऊंगी। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।